हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ मयूर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कक्षा 6 में इतिहास विषय में 9 अध्याय पढ़कर समाप्त कर दिए। अब हमारे अगले और लास्ट अध्याय, इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। अध्याय 10 को पढ़ेंगे और इसको आज पढ़कर खत्म कर देंगे। और अध्याय में इमारतें, चित्र तथा नाम आप लोग समझ चुके होंगे कि इस अध्याय में हम लोग इमारतें यानी कि बिल्डिंगें, चित्र यानी कि फोटोज वगैरह, और आपके जो अभिलेखों पर चित्र बने रहते हैं पत्थरों पर, उन सबको समझेंगे। और किताबें, बुक्सों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमें इतिहास को समझने में मदद करती हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले अध्याय में प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था, जो प्रशस्तियां राजाओं की प्रशंसाओं में लिखी जाती थी, जैसे हरिसेन ने लिखी थी। हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है। वैसे समुद्रगुप्त के ऊपर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई है। ऐसी जो प्रशस्तियां होती हैं वो हमें राजाओं की प्रशंसा और उनके वंशजों के बारे में बताती हैं कि किस तरह से वो राजा युद्ध लड़ते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। उसी तरह अब हम लोग इस अध्याय में इमारतें, चित्र तथा किताबों को पढ़ेंगे। जो इमारतें होती हैं वो हमें इमारतें उस काल के इतिहास को समझने में मदद करती हैं, और चित्र भी जो जिन राजाओं या जिन महान व्यक्तियों के द्वारा बनवाए जाते हैं, किताबें छपवाई जाती हैं, उन लिखवाई गई, इन सब को समझेंगे। और इन सब से हम लोग इतिहास को किस तरह से समझेंगे वो भी इस चैप्टर में, अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो आइए बिना किसी देरी से अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और एक चीज कि अब हम लोगों का एक कक्षा 6 का इतिहास समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको क्लास 7 का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इमारतें, चित्र तथा किताबें। एक इसमें एक लड़का है, इसकी कहानी दी हुई है, मरुदसामी और लोहे का स्तंभ। इसको कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो हम लोगों का अध्याय इतिहास को समझना, उस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। धातु विज्ञान, इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। यानी कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक जो है, उसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो धातु विज्ञान है उसमें बहुत एक खास अहम भूमिका निभाई है। एक मतलब तो बोल सकते हैं कि अपना प्रमुख योगदान दिया है, खास योगदान दिया है, ठीक है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। जिस तरह हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हड़प्पावासी किस तरह के अच्छे शिल्पी थे, जो अच्छे बर्तन बनाते थे, और कब्रों से हमें अच्छे अच्छे बर्तन मिले हैं। तो इस तरह से जो खुदाई हुई है उसमें पता चला है कि हड़प्पा के जो वासी थे वो एक कुशल शिल्पी भी रहे हैं। और उन्हें तांबे के धातुकर्म, तांबा जो धातु धातुकर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया, मतलब तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु कांसा भी बनाई थी हड़प्पा वासियों ने। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, इसलिए उस सभ्यता को क्या कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है। वहीं उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद में आने वाली जो सभ्यता है वैदिक काल, वह वो हड़प्पा काल के बाद जो सभ्यता आती है उसे वैदिक काल बोलते हैं। इसलिए उसको उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद आने वाली सभ्यता लौह युग से संबंध थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। भारत जो था वो अत्यंत विकसित किस्म, मतलब बहुत अच्छे इस उच्च स्तर का जो लोहा है उसका निर्माण करता था भारत। लोहा इस जिसमें कौन कौन से लोहा आते, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तीन प्रकार के लोहे आते थे, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है। ये तीन अच्छे किस्म के जो लोहे हैं भारत निर्माण करता था इनका। अब आइए समझते हैं लौह स्तंभ को। जो लौह स्तंभ है वो क्या है, क्या बताता है हमें ये लौह स्तंभ, आइए समझते हैं। मेहरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये जो लौह स्तंभ है ये दिल्ली के मेहरौली में खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार का जो परिसर है दिल्ली का, उसी के परिसर में खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर और वजन जो है इसका 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसका जो निर्माण मतलब इसको जब बनवाया गया लगभग 1500 साल पहले बनवाया गया। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसकी बनने की मतलब इसका जब निर्माण कब कराया गया था, तो इस पर जो शब्द उकेरे गए हैं, इस पर कुछ लिखा गया है, तो उसी से हमें पता चलता है कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, ठीक है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। इसमें जो लिखा है उसमें एक चंद्र नाम के राजा का जिक्र है, शासक का जिक्र है, जो संभवतः माना जाता है कि जो गुप्त वंश से था। कहाँ से था ये, संभवतः माना जाता है कि गुप्त वंश से था। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। शताब्दी यानी कई सौ सालों बाद, शताब्दियों का मतलब होता है कई सौ सालों बाद।
ठीक है। तो इसमें एक आश्चर्य की बात है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, ठीक है। ये जो लौह स्तंभ, अब तो इसमें जो मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, 1500 साल पहले हुआ जो, और कहाँ ये खड़ा हुआ है, मेहरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में। इसकी लंबाई 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज्यादा है, ठीक है। और इसमें किस नाम के राजा का जिक्र है, चंद्र नाम के राजा का जिक्र है, और जो माना जाता है संभवतः गुप्त वंश से था। किस वंश से, संभवतः गुप्त वंश से माना जाता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतों को। ईंटों और पत्थरों की इमारतों को आइए समझते हैं हम लोग। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। हमारे जो शिल्पकार हैं उनकी कुशलता मतलब किस तरह से वो स्तूप का निर्माण करते थे, इमारतों का निर्माण करते हैं, उनका एक अच्छा उदाहरण हमें स्तूपों जैसी इमारतों को देखने को मिलता है। मतलब जो इमारतें हैं पुराने जमाने की, इतिहास की हमारी जो इमारतें, वो हमें अपने हमारे शिल्पकारों की कुशलता का क्या बोलते हैं अनुमान लगाती हैं, वो बताती हैं कि हमारे शिल्पकार थे वो किस तरह कुशल थे इमारतों और स्तूपों को बनाने में, ठीक है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का क्या मतलब होता है, स्तूप का सीधा सीधा मतलब होता है टीला, है ना। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि केवल टीले के ही आकार के स्तूप होते हैं, स्तूप और भी आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। कभी कभी जो टीले वो सॉरी स्तूप होते हैं वो गोल या लंबे होते हैं और कभी बड़े या छोटे भी होते हैं, ठीक है। उन सब में एक समानता है, उन सब में एक समानता होती है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। जो स्तूप बनाए जाते हैं उन सबके भीतर एक क्या डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, क्या इन जो डिब्बे देखो, स्तूप बनाए जाते हैं, स्तूप कई प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गोले भी होते हैं, ठीक है। पर उन स्तूपों में एक खास बात जो होती है वो उनमें सब में एक डिब्बा रखा जाता है। उन डिब्बों में क्या होता है, उन डिब्बों में बुद्ध या उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उनके अवशेष, अवशेष शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डियां, ठीक है, और उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, ठीक है। इस तरह की सब चीजें रखी होती हैं, ठीक है, ठीक। या इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। इसे इसे क्या धातु मंजूषा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप, प्रारंभिक जो स्तूप है वो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक जो स्तूप होते हैं, स्तूप प्रारंभिक जो स्तूप है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद में टीले को क्या ईंटों से ढक दिया जाता था, ठीक है। और बाद के काल यानी कि आने वाले समय में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया, और बाद में आने वाले कालों में उसी टीले को क्या तराशे हुए पत्थरों से गुंबदनुमा ढक दिया गया, ठीक है। ढांचे को तराशे हुए जो गुंबदनुमा ढांचा है उसको तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, ठीक है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। मतलब प्रायः नहीं कि ज्यादातर जो स्तूप होते हैं उनके चारों तरफ क्या एक वृत्ताकार पथ यानी कि रास्ता बना होता था, जो जिस पर चल के हम लोग उस स्तूप की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, जैसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। जो स्तूपों को चारों तरफ वृत्ताकार एक पथ बना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ, क्या प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, और जो रास्ता उसको किससे घेर दिया जाता है, उसे रेलिंग से घेर दिया जाता है, रेलिंग, ठीक है। रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। जो रास्ता जो पथ है उसे दक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। और जो चारों तरफ जो उस पथ को घेरा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं। और रेलिंग को ही क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं, क्या वेदिका बोलते हैं, ठीक है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, वेदिका में क्या बने होते हैं, प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां हैं। जो द्वार प्रवेश द्वार होते हैं वही उन्हीं को क्या बोलते हैं, तोरण द्वार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं को तोरण द्वार भी बोलते हैं। ये उन्हीं को तोरण द्वार बोलते हैं। ये सांची का स्तूप है, ठीक है, इसी को तोरण द्वार बोलते हैं। और ये जो बनी है ये ये रेलिंग है, ठीक है, इसी को वेदिका बोलते हैं और इसको तोरण द्वार बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ है उसे दक्षिणा पथ यानी जिस पथ जो रास्ता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेलिंग और जो जो आपका तोरण द्वार एक अद्भुत मूर्ति कला का उदाहरण है, ठीक है। अमरावती को ढूंढो, ठीक है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। मतलब जो अमरावती है वहां पर एक भव्य यानी कि बहुत सुंदर स्तूप हुआ करता था। जैसे सांची में ये जो सांची का स्तूप है, इसी तरह का अमरावती में भी एक स्तूप था, ठीक है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप को यानी कि जो अमरावती का स्तूप है उसको सजाने के लिए 2000 साल पहले शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, इन जो पत्थर हैं वहाँ के उन पर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। मतलब कई बार ऐसा होता था जो पहाड़ियां होती बड़ी बड़ी पहाड़ियां उन्हीं को काट कर
बनावटी गुफाएं मतलब हाथ से अपने हाथों द्वारा गुफाएं बनाई जाती कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित द्वारा जो गुफाएं होती पहाड़ियों को काटकर बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया था, और जो गुफाएं बनाई जाती थी उनको मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता है। किससे? मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक है। और इस काल में जो कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। जब सांची के स्तूप और अमरावती के स्तूप का निर्माण हो रहा था, उसी समय कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें क्या विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और उन मंदिरों में क्या गर्भगृह जो होता था बहुत महत्वपूर्ण होता था, जहाँ पर क्या देवी या जिस भगवान की पूजा होती थी उनकी मूर्ति होती थी। क्या उनकी क्या होती थी? उनकी यहाँ पर मूर्ति, उन मूर्तियों की पूजा होती थी। उन्हीं को भगवान, जिनको भजन भगवान की मूर्ति रखी जाती थी गर्भगृह में। ठीक है। देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे, पुरोहित अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे, और भक्त भी पूजा करते थे। अक्सर जो गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव दिखाया जाता, मतलब जो गर्भगृह है बहुत उसको पवित्र माना जाता था। ठीक है। और इसी का एक उदाहरण माना जाता है क्या? भीतर गांव का मंदिर। क्या माना जाता है? भीतर गांव का जैसे जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। मतलब ये है, जो गर्भगृह है, जैसे दूर से ही गर्भगृह को दिखाना है कि हाँ, इस मंदिर में गर्भगृह है, तो उसके ऊपर एक चोटी यानी कि वो बना दिया जाता था। आपको क्या बोलते हैं उसको? एक बोल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है। तो ऊंची बनाया जाता था। ठीक है। जिसे शिखर, हाँ जिसे शिखर बोलते, सॉरी जिसे शिखर बोलते, सॉरी मुझे याद नहीं आया, जिसे शिखर बोलते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। मतलब जो शिखर बनाया जाता था मंदिरों का, ये इस तरह के शिखर ऊंचे बनाए जाते थे, ये इनको निर्माण करने के लिए एक अलग तरह की योजना बनाई जाती थी, जिससे जो शिखर बने एकदम सही बने और उनका कहीं गड़बड़ ना हो बनाने में। ठीक है। इसकी योजना बनानी पड़ती थी। जो भी इस शिल्पकार होते थे, इनका निर्माण करते थे, ये कारीगर होते थे, बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप मंडप उसे बोलते हैं एक तरह से सभागार, जहाँ पर जो आम जनमानस लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने, वो वहाँ पर आके बैठ सकें, सभा कर सकें। ठीक है। सभागार बोलते हैं जैसे, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। देखो हमने ना कहा जहाँ लोग इकट्ठा होते थे उसी को मंडप बोलते हैं। मंदिर के जो चारों तरफ एक वो क्या बोलते हैं आपका प्रांगण होता है। ठीक है। उसी को एक तरह से बोलते हैं मंडप बोलते हैं, जहाँ पर लोग आके बैठ के सभा करें, उसी को सभागार भी बोल देते हैं। ठीक है। ठीक, इसी को मंडप बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ये कुछ दिया है चित्र, इनको समझ लेते हैं। ये सांची का स्तूप है। देखो ऊपर जो सांची का महान स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। मतलब इन स्तूपों का निर्माण, ऐसे स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा, कई सौ सालों तक बनवाए गए। ठीक है। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक निका के जमाने का है। मतलब इन जो ईंट इसमें जो ईंटें लगाई हैं वो अशोक के काल के समय की लगी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है। माना गया अशोक ने ही करवाया था इस स्तूप का निर्माण। ठीक है। ठीक। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। मतलब जो मेन जो स्तूप है वो अशोक के समय बनवाए गए थे, और जो रेलिंग और प्रवेश तोरण द्वार जो है वो अशोक के बाद जो शासक है उन्होंने उनका निर्माण करवाया। ठीक है। अब क्या है? बाएं अमरावती की एक शिल्पाकृति है। ये देखो, ये बाएं अमरावती की शिल्पाकृति है। इस चित्र को देखकर वर्णन करो। मतलब इस चित्र में क्या बना है, आपको लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोग ये समझिए इस चित्र में क्या बना हुआ है। ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं, इन चित्रों को भी समझ लेते हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव के एक आरंभिक मंदिर है। आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले की ईंटों और पत्थरों को से बनाया गया था। ठीक है। दाएं ऊपर महाबलीपुरम की एक एकात्मिक एकात्मिक मंदिर है। इसमें से प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं। देखो ये महाबलीपुरम को जो एकात्मिक मंदिर है, ये महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर है। इस पहाड़ी को, एक ही पहाड़ी को काटकर ये मंदिर बनाए गए थे। और ये जो आपका भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, ये रहा आपका ये भीतर गांव का आरंभिक मंदिर। ठीक है। इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, इसलिए इन्हें एकात्म यानी कि मोनोलिथ क्या कहते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें क्या मोनोलिथ कहा जाता है। ठीक है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। जो आपके जो एक ही पहाड़ी को काट कर बनाए जाते थे, वो ईंटों से बने मंदिर से काफी भिन्न होते थे। किस तरह भिन्न होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता था, जो मंदिर ईंटों से मंदिर बनाए जाते, वो एक के ऊपर एक ईंट रखकर ऊपर की ओर ले जाते हैं दीवार बनाने के लिए। पर जो पहाड़ी से काट कर बनाए जाते हैं, वो पहाड़ी को ऊपर से काटा जाता है और नीचे तक लाया जाता है, काट काट के फिर मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। तो इसमें लिखा है, आगे आप लोग समझ लीजिए। देखो क्या होता है, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसकी सूची बनाए। ठीक है। यहाँ पर ये देखो, आप हमें बताएं। हाँ ये लिखा है,
देखो, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक-एक सतह एक-एक तह को जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है? ठीक है? दाएँ ऐहोल का दुर्ग मंदिर है, ये ऐहोल का दुर्ग मंदिर है। यहाँ लगभग चौ यह लगभग 1400 साल पहले बना है। इसका जो निर्माण है कब करवाया? 1400 साल पहले करवाया गया था। ठीक है? ये क्या है? ये ऐहोल का मंदिर है और ये आपका भीतरगाँव का मंदिर है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जो और ये आपका महाबलीपुरम का मंदिर है। तो ये किसी पहाड़ी को काट कर बनाया गया, इसे एकाश मंदिर भी बोलते हैं, महाबलीपुरम एकाश मंदिर, ठीक है? और ये क्या है? आपका भीतरगाँव का मंदिर है, ठीक है? और ये आपका ऐहोल का मंदिर है। क्या है? ऐहोल का मंदिर है, ठीक है? अब आ जाओ स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप जो मंदिर होते थे वो किस तरह बनाए जाते थे, इनका निर्माण जो होता था वो किस तरह से होता था। आइए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं, मतलब कई अवस्थाएं, कई स्टेप आते हैं, कई चरण आते हैं, ठीक है। इसके लिए काफी धन खर्च होता है। देखो बात सही है, कोई भी बिल्डिंग आप बनवाओ, ठीक है, कोई किला बनवाओ, मंदिर बनाओ, तो उसको निर्माण करने में काफी धन तो खर्च होगा, क्योंकि उसको बनाने में जो मजदूर लगेंगे उनका धन देना पड़ेगा, ठीक है। और उनके निर्माण में जो चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई जाएंगी, उन सब में जो मजदूर लगेंगे, ठीक है, और उसको निर्माण करने में जो बनाने में कारीगर बने लगेंगे, उन सबको भी तो धन देना पड़ेगा। इस वजह से किसी मंदिर या स्तूप को निर्माण करने में, मतलब कोई भी बिल्डिंग या इमारत खड़ी करने में काफी धन खर्च होता था। इसीलिए आमतौर पर इन लोगों को, मतलब सॉरी, इन जो इमारतें थी इनका निर्माण कौन, राजा या रानी करवाते थे या कोई धनी व्यक्ति करवाता था, ठीक है। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर पहला काम क्या होता था, पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढो, ठीक है, उन शिलाखंडों को देख खोद कर निकालना, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर उन शिलाखंडों को पहुंचाना, मतलब उन पत्थरों को उन जगह पर पहुंचाना जहां पर उस इमारत का निर्माण होना है, उन स्तूपों का निर्माण, उन मंदिरों का निर्माण होना है, ठीक है। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था, ठीक है। क्या होता था, पहले इन्हें तराशा जाता था, छांट कर, काट कर, फिर इन्हीं को क्या खंभों, दीवारों, चट और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था, ठीक है। इन सब के तैयार होने हो जाने पर सही जगह पर इन्हें लगाना वो काफी मुश्किल होता था, ठीक है। क्या इन सबको निर्माण, मतलब हो गया, पत्थरों को काट लिया, तराश लिया, फिर इनको इनकी सही जगह पर लगाना मुश्किल हो जाता था, ठीक है, मुश्किल काम था ये, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। बाएं उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये देखो, इनमें जैन भिक्षु और रहते थे और ध्यान करते थे, ठीक है। ये कहाँ है? उड़ीसा का जैन मठ मंदिर है, उड़ीसा में बना हुआ है जैन मठ मंदिर है, ठीक है। अध्याय 2 में पढ़ा, यहाँ और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, ठीक है। अध्याय 2 में दिखाई गई गुफाओं और यहाँ की जो इनमें इसमें जो गुफाएं दिखाई गई इनमें क्या अंतर है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र, ठीक है, ये मूर्ति का चित्र है, ठीक है। किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी, इसमें ये दिखाया गया है, ठीक है, इस मूर्ति में, चित्र में, ठीक। अब आइए आगे समझते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मंदिरों का जो निर्माण होता था, उसको निर्माण करने में काफ़ी धन खर्च होता था। तो जो बनवाते थे बहुत धनी या राजा-रानी कोई बनवाता था, ठीक है? और पहला था इसमें काम होता था कि पहले अच्छे पत्थरों को छाँटो, ठीक है? उनको ढूँढो, फिर उन शिलाखंडों को छाँट कर लाओ, जहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है, निर्माण होना, फिर उनको काटो, छाँटो, तराशो, फिर उन्हीं से दरवाजे, दीवारें, छत सब बनवा के, फिर उनको जहाँ पर वो निर्माण होना, उन जगह पर उनको सही उसी स्थान पर फिक्स करना, उनको लगाना बड़ा मुश्किल काम होता था, ठीक है? आइए आप बताएँ, इस तरह के शानदार ढाँचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। यानी कि जो इन इमारतों का निर्माण करवाते थे, वही उन लोगों को खर्च देते थे जो इन चीज़ों का निर्माण करते थे, यानी कि कारीगरों को। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें सॉरी उनसे इमारतों की सजावट होती थी। यानी कि और जो भक्त लोग होते थे, जो चीज़ें लाते थे, वो चीज़ उन्हीं से इन मंदिरों की सजावट होती थी, ठीक है? जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनवाने
बनाने का खर्च दिया, ठीक है। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो वो मंदिरों का निर्माण करवाता है, फिर उसी जिस जगह पर मंदिर का निर्माण होता है उसी जगह पर जो लोग बाग रहने वाले होते हैं वो भी थोड़ा-थोड़ा दान देते हैं। जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं चंदा, चंदा देना। तो उसी तरह से जो पहले निर्माण होता था स्तूपों, मंदिरों का, उनमें जो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते थे उनका निर्माण करवाते थे। फिर और जो लोग वहाँ के जो रहने वाले होते थे वो भी थोड़ा-थोड़ा दान करते थे, व्यापारी होते थे, कोई माला बनाने वाले, कृषक, ये सब जो होते थे वो थोड़ा-थोड़ा दान देते थे और इसी तरह से मंदिर का निर्माण हो जाता था पूरा और उस मंदिर को सजावट सब कुछ हो जाता था। ठीक है? और इन सब के नाम उन्हीं के रेलिंग और दीवारों पर लिखे गए हैं, ठीक है? इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया है। जब भी आप इन स्तूपों या इमारतों को देखने या किलाओं को देखने में जाएँ, तब ये ध्यान रखें कि इनको निर्माण करने में किन-किन लोगों ने योगदान दिया है, ठीक है? किन-किन लोगों ने इनमें दान दिया है एक तरह से बोलते हैं, ठीक है? अब आइए समझते हैं चित्रकला। देखो हम लोगों ने पहले अध्याय का ही हमारा नाम है इमारती चित्र, ठीक है? और ये सब था। इमारतें, चित्र, ये सब हमारा चैप्टर का नाम था जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? स्तूपों, इमारतों, चित्र इन सब का किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हमारी बारी है चित्रकला की, ठीक है? चित्रों को हम लोग समझते हैं। मानचित्र 7 में अजंता को ढूँढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान हुए कई गुफाएँ खोदी गई। यानी कि इन्होंने बोला है कि अजंता को ढूँढना है और वहाँ पर क्या यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएँ खोदी गई। मतलब अजंता है जो जगह है वहाँ पर कई गुफाएँ बनाई गई हैं, ठीक है? इनमें से ज़्यादातर जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई, मतलब अजंता में जो गुफाएँ बनाई गई वो ज़्यादातर किन लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, ठीक है? बौद्ध भिक्षु के बनाए गए विहार थे, ठीक है? इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया जाता है। आप लोग ये बताइए कि बिहार किसे कहते हैं? बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का आखिर मतलब क्या था? पिछले अध्याय में मैंने बता दिया, पढ़ाया था, तब उसमें बताया था कि बिहार का मतलब क्या होता है। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया था, मतलब जो गुफाएँ बनाई जाती थी, जो बिहार बनाया जाता, उनको क्या कइयों को चित्रों द्वारा सजाया जाता। उन गुफाओं के अंदर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है? इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कौन-कौन से? गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी, मसालों यानी कि जो एक तरह से समझ लो एक मसाल होती है, मसाल का नाम सुना होगा मसाल, उसी को मसालो यानी कई मसालों में मसालों, ठीक है? तो मसालों की रोशनी बनाए जाते थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। मतलब इतने काफ़ी साल पुराने जो चित्र हैं इनके रंग जो हैं आज भी चमकदार हैं, ठीक है? ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते हैं और इन जो रंगों का निर्माण होता था वो पौधों तथा खनिजों से हो जाता, ठीक है? इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, मतलब जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं उनका कुछ अता पता नहीं है कि किन लोगों ने इन चित्रों को बनाया है। तो उनके कोई नाम कुछ नहीं मिला है, ठीक है? ठीक, अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये जो चित्र बने हैं इनमें क्या दिख रहा है ये उसका चीज़ का आप बताइएगा, ठीक है? पुस्तकों की दुनिया, आइए समझते हैं हम लोग पुस्तकों यानी किताबों में, ठीक है? किताबों को समझते हैं क्या है किताबें, पुस्तकों की दुनिया क्या है, ठीक है? इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। मतलब जब ये क्या बोलते हैं आपके सांची स्तूप बनाए जा रहे थे, इमारतें बनाई जा रही थी, गुफाएँ, कलाकृतियाँ सब बनाई जा रही थी। उसी समय क्या है, कई प्रसिद्ध महाकाव्य पुस्तकें लिखी गई। उन्हीं में से जैसे कि कई महाकाव्य रहे हैं, ठीक है? ठीक महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री-पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं की जुड़ी कथाएँ, मतलब जो महाकाव्य उन्हीं में से महान स्त्री-पुरुषों की वीर गाथाएँ हैं और उन्हीं में से कई देवी-देवताओं की कथाएँ भी हैं, ठीक है? देवताओं की भी जुड़ी कथाएँ। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकाराम दिकाराम की रचना रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। जो शिल्पादिकारम है इसकी रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। कब की थी? 1800 साल पहले की थी। महत्वपूर्ण ये है कि जो तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम इसकी जो रचना की थी इलांगो नामक कवि ने की थी। शिल्पादिकारम क्या है? एक तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी इलांगो नामक कवि ने की थी, ठीक है? इसमें इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें इसमें क्या कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पोहार में रहता था। अपनी पत्नी अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह
बाद में वह और कनग्गी पोहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलनु कोवलनु पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। बताओ, मदुरै शहर को विनाश कर डाला, क्या बात है। पाद्यक्रम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हुआ ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक के प्राण ले देती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब इसमें इतना शोक दिखा दिया इन कवि ने, ठीक है, कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत उच्च स्तर का दुख दिखाया है, मतलब काफी अच्छा वर्णन है किया गया है, ठीक है। शिल्पादिक्रम जो रचना है आपका महाकाव्य, ठीक है, इसमें काफी अच्छा वर्णन दिया गया है। और इन कवि का नाम है जिन्होंने इस शिल्पादिक्रम की रचना की, जो तमिल महाकाव्य है, इलांगो। इन्होंने इलांगो नामक कवि ने की है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। एक जो तमिल महाकाव्य है शिल्पादिक्रम के बाद एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, जो करीब 1400 साल पहले, वो 1800 साल पहले लिखा है, ये 1400 साल पहले लिखा है, ठीक है। सन सतनार द्वारा लिखा गया, किन्हें? सतनार द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। उसमें कोवलम और माधवी की कहानी थी, इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, ठीक है। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, ठीक है, जिनके बारे में अध्याय हम लोग 9 में पढ़ा था, संस्कृत में लिखते हैं, ठीक है। जो अन्य लेखक हैं उनका रचना क्या संस्कृत में है, कालिदास की रचना है, ठीक है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, यही समझते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं, ठीक है। जो हिंदू धर्म की कहानी है वो इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानी, मतलब पुराणों में, मतलब क्या होता है? पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं का जुड़ी कहानियां हैं, ठीक है, पुराणों में। मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत जो रचना है उसका एक श्लोक है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है, ठीक है। यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। बिरही जो है, प्रेमी बिरही, वो बादल को संदेश वाहक बनाता है, उसकी कल्पना करता है। देखो देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथों, हथेलियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? ये आगे समझते हैं। प्राचीन कहानियां हैं, जो आपके पुराण हैं उनमें क्या है? जो आपके पुराण उनमें देवी देवताओं की कहानी है, शिव, विष्णु, ब्रह्म, ठीक है, पार्वती, इन सब की कहानी है, ठीक है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनमें क्या देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं, नियम दिए गए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए, ज्यादातर जो पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, ठीक है। सरल यानी ऐसे श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत में जो समझ में आ सके, ठीक है, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी लोग मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे, जिससे लोग क्या करते सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य
महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों ने आज भी समझते सुनते हैं। कई नाटक सीरियल आते हैं इनके महाकाव्य महाभारत और रामायण के नाम पर, ठीक है। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों को से परिचित होंगे, बात सही है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित यानी कि लिखा है। पुराणों और महाभारत किसने लिखी? ऋषि। किसने? कौन ऋषि ने? व्यास नामक ऋषि ने लिखी है। वेद व्यास जिनका नाम बोलते हैं, ठीक है। महर्षि कृष्ण देवपायन इनका पूरा नाम है, ठीक है, जिन्हें व्यास भी बोलते हैं। महाभारत में भगवत गीता भी है। महाभारत जो भगवत गीता वो किसका है? भाग महाभारत का ही भाग है भगवत गीता। भगवत गीता जैसे भगवान विष्णु ने किन्हें? अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता से। भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हीं ने ही अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था। वो गीता का जो ज्ञान है वो कहाँ? महाभारत से ही लिया गया है, ठीक है। यानी महाभारत का ही जो भगवत गीता है उसका भाग है महाभारत का, ठीक है। रामायण की कथा को कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया, ठीक है। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। कौशल यानी कि जो हम लोगों ने जो 14 महाजनपद है उन्हीं में से कौशल महाजनपद है, उसकी जो राजधानी अयोध्या, ठीक, उसी की यानी कि राम भगवान की रामायण में कहानी है, ठीक है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया है, ठीक है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि, यानी कि संस्कृत जो रामायण है उसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में रामायण के लिए क्या, मतलब रामायण को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? जो बोल सकते ग्रामीण स्तर पर क्या क्या कौन से नाटक होते हैं, ठीक है। उसको बहुत प्रसिद्ध नाटक होता है, उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। ग्रामीण स्तर पर एक रामायण को प्रदर्शन करने की, राम की कहानी बताने के लिए क्या नाटक होता है, उस नाटक का नाम बताइए ग्रामीण स्तरों पर जो होता है, ठीक है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, मतलब जो आम जनमानस है उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियां क्या है? समझिए, आइए समझते हैं। आम लोग आम लोग भी कहानियां कहते थे, मतलब जो जनसाधारण लोग होते वो भी कहानियां कहते थे। कविताओं और गीतों की रचना करते थे। गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे, ठीक है। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई। जो जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध किससे संबंधित हैं, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगी? वो रेलिंग तथा अजंता के चित्रों से दर्शाई, मतलब उन पर लिखी हैं, ठीक है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई, मतलब अगले पेज पर है। बंदर राजा की कहानी। आइए समझते हैं बंदर राजा की कहानी क्या है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। एक समय की बात है, एक बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट इतने स्वादिष्ट इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते हैं। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर वह बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी अब पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और मरे उसने उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह
तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन यानी मरने की अवस्था में आ गया था, मृत अवस्था में होकर भी गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र से इसे देखा गया। मतलब कि जो कहानी है वो मध्य भारत में भरहुत एक जगह है, भरहुत के स्तूप से ये कहानी मिली हम लोगों को। बंदर राजा की कहानी की कहानी में क्या है, एक क्या बोलते हैं, हिमालय की पहाड़ी है, जो हिमालय की पहाड़ी उसी पर गंगा के पास, गंगा किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ जो बंदर राजा है वो रहता था। और वहाँ पर काफ़ी आम के पेड़ अच्छे थे। उन्हीं में से पेड़ों में से एक आम टूटकर गंगा नदी में बहती हुई वाराणसी पहुँचा। वाराणसी के राजा उस नदी में नहा रहे थे, तो उनको ये आम मिला और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि इस आम के पेड़ का पता लगाओ कि कहाँ है। तब उनके जो सैनिक थे उन्होंने उन राजा को उस पहाड़ी पर ले गए हिमालय की, ठीक है। तो उसने देखा, उन्होंने काफ़ी आम खाए, उनके सैनिकों ने और राजा ने काफ़ी आनंद लिया। फिर रात हुई तो वहाँ पर रुके आराम करने के लिए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि जो बंदर लोग हैं वो भी यहाँ के आम के मजे ले रहे हैं, आम खा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो राजा गुस्सा आई, तो राजा ने क्या किया, उन बंदरों को मार डालने का आदेश दे दिया। फिर अपनी प्रजा को बचाने के लिए जो बंदर राजा था उसने प्रयास किया और उन पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन पर एक पुल बना और एक छोर को तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा निकल ली वहां से सुरक्षित। और फिर बाद में ये सब करने के बाद जो बंदर राजा था वो मरणासनी मृत अवस्था तक पहुंच गया और बाद में उस यानी बंदर राजा की क्या मृत्यु हो जाती है। और जो वाराणसी का जो राजा था उसने बचाने की कोशिश की भी की थी, सब देखकर कितना जो बंदर राजा अपनी प्रजा को बचाने इतना कुछ कर रहा है, तो फिर उसने दया आई और उसने बचाने की कोशिश की, पर वो बचा नहीं सका। तो जो कहानी हमें भरूच नामक स्तूप से मिलती है, ठीक है। तो ये सब कहानी थी विज्ञान की पुस्तकें। आइए समझते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत के आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी है। देखो, आर्यभट्टयम नामक पुस्तक किसने लिखी है? खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। किन्होंने? जो आर्यभट्ट थे वो खगोल शास्त्री भी थे, वो गणितज्ञ थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्यभट्टयम, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वक्त की परिधि को मापने की भी बुद्धि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारह मिहरी बारह मिहर मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजों की इसके बारे में और पता लगाओ, मतलब इसके बारे में और जानकारी पता लगाओ, ठीक है। तो इसमें मुख्य जो बिंदु रहे हैं कि आर्यभट्टयम की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, जो एक खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। और उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी जो दिन रात किस तरह होती है, ये भी बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरह से दिन रात होते हैं। उन्होंने जो क्या बोलते हैं समय, क्या बोलते हैं, यानी कि समय को मापने की विधि भी तो खोज निकाली थी, ठीक है। तो मेन जो इसमें पॉइंट है कि आर्यभट्टम की रचना की थी आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, जो खगोल शास्त्री जो गणितज्ञ थे, ठीक है। शून्य, आइए समझते हैं। अंकों का प्रयोग पहले होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 14वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन दिया है। शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी होती है, जैसे कहीं लग जाता, कट जाता, तो मांस निकाल कर एक शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, टाँके वगैरह लगाए जाते हैं, वही शल्य चिकित्सा है, ठीक है। और जो आपका चरक संहिता जिसमें औषधि, जो बीमार वगैरह हो जाते हैं उनमें औषधि, जो आयुर्वेदिक औषधि होती है उसमें उन चीज़ों का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो उसमें अब आइए उपयोगी शब्द हैं इस अध्याय के लास्ट के, इनको समझ लेते हैं। उपयोगी शब्द क्या है? स्तूप। स्तूप का हम लोग समझेंगे। स्तूप मंदिर, इनका निर्माण कोई धनी व्यक्ति या राजा रानी करवाते थे। चित्रकला यानी कि जो गुफाओं में चित्र बनाए गए वो सब।
महाकाव्य इनमें कहानियाँ दी हुई हैं, ठीक है? रामायण जैसे महाकाव्य और आपके महाभारत, ये सब महाकाव्य दिए हुए इसमें, ठीक है? कहानी हो गई, जो आम जनमानस लोग आते थे, पुराण इनमें देवी-देवताओं की कहानी, गणित और विज्ञान, गणित विज्ञान को समझ लिया, ठीक है? जिसमें शून्य की खोज हुई थी, ठीक है? विज्ञान को हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें शल्य चिकित्सा और ये आपको क्या बोलते हैं, आपकी चरक संहिता में औषधि वगैरह दी गई हैं, ठीक है? तो उपयोगी शब्द रहे अपना, उनको समझ लिया, ठीक है? हाँ, इसमें जो कुछ मुख्य तिथियाँ हैं, इनको समझ लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, ठीक है? अब इसमें कुछ जो हम लोगों ने पूरे जो अध्याय अभी तक पढ़कर समाप्त कर दिए कक्षा 6 के इतिहास विषय में, जो हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसकी जो मुख्य तिथियाँ अब जो दी हैं पूरे पुस्तक के सार की, इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ बात दी है, उसको भी पहले समझ। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं को, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। यह अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे, उनमें तिथियों अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों से पहले करीब या लगभग लिखा है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, लगभग या करीब लिखा है, नहीं आसपास की बात होती है उन तिथियों में, ठीक है? जैसे कि पुरा पाषाण युग के लिए तिथियों लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ अध्याय 2, ठीक है, में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 साल ईसा पूर्व लिखी गई। लगभग देखो, ये लगभग लिखा है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 साल ईसा पूर्व की, ठीक है? 1900 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन मंदिर तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 1500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 227 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, ठीक। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 1000 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी के परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी, ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल 600 से 667 ईस्वी। चीनी यात्री सूचकांक का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642 ईस्वी, ठीक है। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकदम नहीं, मतलब एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। मतलब जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, जैसे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कनिष्क का शासनकाल, तो इसका कोई इतिहासकार फिक्स नहीं कर पाए कि वास्तव में सही तिथि है या नहीं है, ठीक है। तो जिनमें प्रश्न चिन्ह लगे हैं वो उनका कोई फिक्स नहीं कि तिथि सही है, ठीक है। तो अनुमानित तिथि दी गई थी इस पुस्तक में, जो भी तिथि दी गई थी लगभग सब में लिखा था, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, अनुमानित है, आगे पीछे हो सकती है तिथियां, ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है समाप्त। हम लोगों ने कक्षा 6 में इतिहास विषय में पूरा इतिहास विषय को पढ़कर समाप्त कर दिया, जिसमें कक्षा 6 में 10 अध्याय थे, 10 को हमने पढ़ लिया अच्छे से, पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लिया। और इस पूरी पुस्तक के अध्ययन की प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ स्टडी विद मयूख टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपकी स्टार्ट हुई कक्षा 7 के इतिहास विषय की शुरुआत, जिसको जैसे इसकी आपकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसकी भी प्ले लिस्ट बना दूंगा कक्षा 7 के इतिहास विषय की। अब आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अभी तक मैं बुक पीडीएफ से पढ़ा रहा था, बुक के पेज की पीडीएफ बनाकर बुक से पढ़ा रहा था। अब आप लोग बताइए क्या इसको मैं पीपीटी बनाकर पढ़ाऊँ या इसको इस ही बेहतर रहेगा आपको पढ़ाने के लिए? इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा अच्छे ध्यान से, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा पीपीटी पर पढ़ाऊँ, पीपीटी बनाकर, ठीक है, पावर पॉइंट पर, के ही बुक पीडीएफ आपको बेहतर रहेगी, ठीक है? तो आप लोग बस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना कक्षा 6 का इतिहास विषय समाप्त कर दिया पढ़कर, ठीक है। अध्याय जो 10 थे वो पूरी तरह से हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किए, एक लाइन पढ़ी, विस्तार से पढ़ा, ठीक है, पूरे इतिहास की कहानी को समझा कक्षा 6 की। अब 7 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस अध्याय में हम लोगों ने कुल मिलाकर किताबें, ठीक है, और आपके इमारतें, मंदिर, स्तूप, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो इस
अध्याय का जो हमारा नाम था उस हिसाब से इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ ली अच्छे से, ठीक है? मंदिरों का, किताबों का क्या रोल रहा है इतिहास को समझने में, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से समझा, ठीक है? देखो इमारतें, चित्र तथा किताब मतलब इस अध्याय में जो चित्र वगैरह रहे हैं, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए, उनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा। इमारतों को समझा कि किस तरह से निर्माण होता है, कौन करवाता था निर्माण, ठीक है? किताबों का अध्ययन कर लिया कि किताबों में क्या-क्या हमें ऐसा चीज़ मिली जिससे हम इतिहास से जुड़े हैं। तो हम लोगों ने अपने अध्याय को पढ़कर समाप्त कर दिया है, ठीक है? तो कक्षा 6 की जो आपकी इतिहास विषय की सीरीज़ रही है अभी तक, वो किस तरह से आपको लगी है, ठीक है? आपको किस तरह से इसमें मदद मिली है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कक्षा 6 का इतिहास समाप्त होता है। अब हम लोग 7 का इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, बाय-बाय।